बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक आप लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है इस पूरे टॉपिक के बारे में आपके पास पहले इंफॉर्मेशन है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। मैं उन्हीं चीजों को ही थोड़ा सा और एलिवेट कर दूंगा और आपके लिए ये एफएससी का लेक्चर बन जाएगा। बेसिक वही चीजें हैं, थोड़ा सा और, यानी पहले आपका दिमाग इतना समझा था, थोड़ा सा और समझा देते हैं। ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना, इसका दूसरा नाम है, दिस इज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों डिस्कवर हो चुके। अब दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और फिर इस तरह यू हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल आएगा, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, पहले जो बात आपने ज़हन में रखनी है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसे हम कहते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अल्फा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, अल्फा का तो आपको पता है, अल्फा का पता है आपको। अल्फा हमने क्या पढ़ा था? अल्फा हमने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल ये ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, मैंने पार्टिकल नहीं लिखा टाइम को बचाने के लिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियस। मैं इसको लिखता हूं He2 4 और आपको समझाने के लिए +2 इस पे डाल दिया। हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल, इसका ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की वजह से +2 चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटर्ड, बिखर जाना, डिस्पर्स होना, फैल जाना। अब कैसे ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर? डिस्कवरी पे आ जाओ। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, दिस वन इज द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल, शानदार। और ये परफॉर्म किसने किया? 1911 में अर्नेस्ट लॉर्ड में कह देता हूं, लॉर्ड अर्नेस्ट ERNEST, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये उसने एक्चुअली ना, ये तो सिर्फ ना, रदरफोर्ड तो सिर्फ सुपरविजन कर रहा था, सुपरविजन। असल ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, 2 और साइंटिस्ट, एक का नाम है मार्सडेन, MAR मार्सडेन, और एक गीगर, GER गीगर मुल्लर काउंटर, ये साइंटिस्ट का नाम है, तो मार्सडेन और गीगर काउंटर, ये दोनों जो हैं, ये स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, और ये उसके पास अपनी रिसर्च कर रहे थे, और ये रिसर्च इस पे जारी थी। तो इसका मतलब है, ये लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, वो इनका सुपरवाइजर था, टीचर था। इन्होंने मिलकर ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन की, और अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में इन्होंने साइंस में इनकलाब बर्पा कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे कुछ चीजें दरकार है। पहली बात, मुझे ये एक लेड ब्लॉक है, इसके अंदर हम अल्फा पार्टिकल सोर्स लेते हैं। यानी पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे अल्फा पार्टिकल सोर्स चाहिए। यानी मुझे वो चाहिए जो अल्फा पार्टिकल मुझे दे। भाई, अल्फा पार्टिकल सोर्स तो बड़े हैं, इसमें एक मशहूर है पोलोनियम, PO, रेडियम, और भी बहुत सारे हैं। मैं तो बस इतने 2 ही लिखूंगा ना, आपको नो भैया। इसका मतलब है, आप पोलोनियम को इसके अंदर ले लें। ये लेड ब्लॉक है, दिस इज लेड ब्लॉक, ये लेड ब्लॉक है, ये लेड का बना हुआ है, PB। लास्ट लेक्चर तो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें भी मैंने कहा था हम लेड ब्लॉक इसलिए लेते हैं ताकि इससे निकलने वाले रेडिएशन से सराउंडिंग महफूज रहे। इसके यहां बिल्कुल, ये तो मैंने बड़ा सुराख किया ना, पिन होल करते, एक सुई लेकर बिल्कुल बारीक सा सुराख करते, पिन होल करके ना। अच्छा, इसके आगे ना फिर 2 प्लेट्स लगाई जाती है, यहां पे ये 2 प्लेट्स लगाई जाती है, ये, और एक प्लेट और यहां पे ली जाती है। अच्छा, इन प्लेट के ना बिल्कुल दरमियान में यहां पे सुराख होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम एक्चुअली ना, ये अल्फा पार्टिकल्स है, हम ना अल्फा, ये सारे के सारे ये अल्फा पार्टिकल्स है, He
+2, ये अल्फा पार्टिकल, He+2, ये अल्फा पार्टिकल। हम अल्फा पार्टिकल की बीम लेना चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। हम अल्फा पार्टिकल्स के एक बीम लेना चाहते हैं। अगर हम ये स्लिट्स इस्तेमाल ना करें तो फिर हमारे पास डिस्पर्स, स्कैटर्ड, बिखरे हुए अल्फा पार्टिकल आएंगे, वो हमें नहीं चाहिए, हमें एक बीम चाहिए। तो एक अल्फा पार्टिकल सोर्स ये लिया किसके अंदर, लेड ब्लॉक के अंदर, और फिर आगे 2 स्लिट्स लगा दी ताकि अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हासिल किया। अच्छा, नेक्स्ट ना, ये अगर आप देखोगे ये वाला, ये दिस वन इज अ थिन मेटल फॉयल। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, पहले देखते जाओ एक्सपेरिमेंट में ऑपरेटर सेटिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन देखते जाओ। थिन मेटल फॉयल, अच्छा अल्फाज पे गौर करना। थिन कितनी मोटी होनी चाहिए, यानी इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सी, इंतहाई बारीक सी, इंतहाई बारीक। कहते हैं कि इसकी जो मोटाई है, मोटाई वो पॉइंट 40 लगाओ, 1 2 3 4 40 1 2 3 4 सेंटीमीटर। मैं बोला इससे क्या करता हूं, मैं कहता हूं 404, पॉइंट के बाद 40 लगाओ, 0 0 0 0 और फिर 4 लगा दो। ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक। और ये कौन सी फॉयल दी मैंने क्या, उन्होंने गोल्ड फॉयल, गोल्ड GOLD, सोने का, जिसे सोने का वर्क, बारीक सा, दिस इज गोल्ड फॉयल। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैंने सर्कल डाले, दिस आर गोल्ड एटम। अच्छा, गोल्ड, सोना, उसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी अहम बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं। AU से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 79 और एटॉमिक मास जो है ना वो 197 के करीब है। ये 79 इसमें प्रोटॉन है, यानी अगर मैं गोल्ड का न्यूक्लियस लू ना, गोल्ड का न्यूक्लियस ये वाला, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 79। न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से 79 जो है वो माइनस कर दो, ये तकरीबन 118 के करीब आ जाएंगे इसका। और एक प्रोटॉन पर +1 चार्ज है, तो इसका मतलब है गोल्ड के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, +79। इतना ज्यादा चार्ज। हमने तो अल्फा पार्टिकल, उस पर चार्ज +2 था, सिर्फ +2, और इस पे चार्ज +79, जितने प्रोटॉन उतना चार्ज। इसका मतलब है गोल्ड का न्यूक्लियस एक तो मैसिव है, बहुत भारी है, और इसलिए एक उस पे चार्ज बहुत ज्यादा। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम नुकता है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद तीसरी जो चीज आपने ना लेनी है ना, वो है आपके पास ये वाली, या तो यहां पे फ्लोरिसेंट स्क्रीन ले लो। क्या बोला, या तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन ले लो। फ्लोरिसेंट स्क्रीन कैसे लूं मैं, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है जिसमें आपने जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड, मैंने पहले भी आपसे बताया कि जिंक सल्फाइड को हम फॉस्फर कहते हैं, फॉस्फर। और जब इससे अल्फा पार्टिकल टकराते हैं ना तो फ्लैश प्रोड्यूस होता है। वैसे तो हमें अल्फा पार्टिकल नजर नहीं आते, इनविजिबल होते हैं। उनकी मौजूदगी का हमें कैसे पता चलेगा, जब ये जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन के साथ टकराएंगे, ये जिंक। तो दिस इज द जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, फोटोग्राफिक या स्क्रीन कह लो। अगर ये नहीं लेते तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट ले लो। फोटोग्राफिक प्लेट वो भी वही काम करती, यानी हमें ना कोई ऐसी स्क्रीन, कोई ऐसी प्लेट चाहिए जिस पे वो टकराएं अल्फा पार्टिकल और हमें उनकी मौजूदगी का पता चले। स्टूडेंट, ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट सुनना क्या है, एक्सपेरिमेंट सुनना, फिर ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि ये जो आपके पास सोर्स ऑफ, मैं इसको लिख भी देता हूं ना, बार बार लिखता हूं एक बात को, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज एक्चुअली द पोलोनियम, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल सोर्स है, अल्फा पार्टिकल अमिट हुए, इन स्लिट्स में से पास होकर हमारे पास बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आई,
उसको हम, जो कि हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एक्सेलरेटेड है, बहुत तेज है, हाईली एक्सेलरेटेड है, हम उसको इसके ऊपर थ्रो करते, डायरेक्ट करवाते, स्ट्राइक करवाते, मैं कई लफ्ज बोलता हूं, स्ट्राइक करवाते, टकराते हैं। किसको? एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल, एक्सेलरेटेड तेज, इसके ऊपर स्ट्राइक करवाए। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि यहां पे फ्लैश 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 फ्लैश, बहुत सारे फ्लैश प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे। यहां एक आ गया, वो एक यहां आ गया, लेकिन ज्यादातर यहीं पे आ रहे हैं, ज्यादातर यहीं पे। एक यहां आ गया, अच्छा, ज्यादातर यहां पे आ रहे हैं, ज्यादातर फ्लैश यहां पे आ रहे हैं, ज्यादातर फ्लैश यहां पे आ रहे हैं। एक यहां आ गया, अच्छा जी, ज्यादातर फ्लैश यहां पे आ रही है। एक यहां आ गया, वो खुदा का खौफ, अच्छा यहां भी आ गया। इसका मतलब क्या है? जहां पे फ्लैश आ रहा है, एक्चुअली वहां पे जाके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। मोस्टली अल्फा पार्टिकल इसमें से पास कर जाते हैं, मोस्टली पास कर गए, ज्यादातर इसमें से। अब मैं वो लाइनें ड्रॉ करता जाऊंगा ना, मोस्टली पास कर गए। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर को भी गए, इधर को भी गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर को भी गए। असल तो ये डायरेक्शन थी ना, ये वाली। वैसे अगर मैं, ये है ना, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल यहां भी। अच्छा, अगर यहां पे जाते, यूं जाते, तो ये 90 का एंगल हुआ। तो ये, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल मुख्तलिफ। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल मैंने कहा यहां भी आए, ये तो अगर सीधे जाए वो तो ठीक है, पास कर गए। जब इधर को जाएं, इधर को जाएं, इधर को आए, तो हम कहेंगे डिफ्लेक्ट हुए। ये क्या हो रही है? ये अल्फा पार्टिकल की क्या हो रही है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को उर्दू में मानी होता है मुड़ना, मुड़ जाना, अपने असल रास्ते से हट जाना, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कुछ इधर भी आ गए हो, कुछ इधर भी, इधर से इधर को भी आ गए। दिस इज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। और अगर मैं इसको ना आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और इधर ले जाऊं इसको, ये जिंक सल्फाइड कोटेड इसको, और इसको थोड़ा सा इधर ले आऊं, यानी ये थोड़ी सी और आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब ये यहां तक आ गई। अच्छा, अहम तरीन नुकता। अच्छा, यहां दो बातें होगी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू मेटल फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर मेटल फॉयल में से गुजर गए बगैर डिफ्लेक्ट किए। कुछ मुख्तलिफ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट करके, मुख्तलिफ एंगल्स पर, कुछ थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ज्यादा, कुछ उससे ज्यादा। एक तीसरी बात बड़ी खूबसूरत, कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, टकरा के वापस आए। दिस इज बाउंस बैक। आपके पास एक बॉल है, बॉल यूं मारते हैं दीवार के साथ, वो दीवार से टकरा के वापस आती है, तो हम कहते हैं बॉल जो है वो वॉल से बाउंस बैक, टकरा के वापस आए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, लेकिन ये बहुत कम, मोस्टली तो पास कर गए। कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और चंद एक बाउंस बैक। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन तो पढ़ो, ये जो अभी मैंने बातें की। ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या कहा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर फॉयल में से गुजर गए बगैर डिफ्लेक्ट, ज्यादातर। अभी ज्यादातर मैं बताऊंगा। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, कुछ ये डिफ्लेक्ट हुए बड़े बड़े एंगल पर, और अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, ये वाला जिसे मैंने कहा बाउंस बैक। अच्छा, ये दीज आर द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एंड नाउ दीज आर द ऑब्जर्वेशन। लेट्स डू द कंक्लूजन। नतीजा क्या किया? जरा आना, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, दोबारा मेरी बात को सुनना, मैं एक छोटा सा नुकता आपको समझाना चाहता हूं बेटा जी, छोटा सा नुकता। पहली बात, ये अल्फा पार्टिकल्स, ऑल दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल जेहन में रखना है। ये +2+2, ये दो प्लस रहे, ये अल्फा पार्टिकल्स है। मैं तो एक एक चीज आपके नोटिस में लाता हूं। ये अल्फा पार्टिकल क्यों लाता हूं भला पता है आपको? मैं चाहता हूं आप भी इसी तरह दूसरे लोगों को, अपने पहले आप क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो दूसरों को समझाओगे ना। ये अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? दीज आर द एटम्स ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड के एटम मैंने दिखाएं। अब हुआ क्या? मैंने क्या कहा कि ज्यादातर इसमें से ये गुजर गया, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर गुजर गए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर ज्यादातर गुजर गए, इसका मानी क्या है? इसका मतलब है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी,
एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, ये मैनी बल्कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास कर गए। इससे पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। ये बाद में वो पास्टुलेट देता है ना। अच्छा, अगली बात, कुछ मुख्तलिफ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। कैसे डिफ्लेक्ट हुए? बड़ा अहम नुकता, कैसे डिफ्लेक्ट हुए? जरा सुनना कैसे डिफ्लेक्ट हुए बेटा जी। ये अच्छा, कुछ को मैं डिफ्लेक्ट भी करवा दूंगा। ये आया अल्फा पार्टिकल, ये आया और यहां से ये इधर को चला गया। ये अल्फा पार्टिकल आया, ये यहां से इधर को आ गया। अब इनकी बात करें। पहली बात होगी जो गुजर गया उसका मतलब है ज्यादातर एटम का हिस्सा खाली है। अब ये जो फेयरली लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? जरा सुनना बेटा जी। मैं ये न्यूक्लियस बनाऊंगा, एटम का न्यूक्लियस। ये एटम का न्यूक्लियस मैं बड़ा करके बना रहा हूं। ये वाला एटम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। अब इस न्यूक्लियस में मैंने क्या कहा? प्रोटॉन 79 है और न्यूट्रॉन 118 है। इस पे चार्ज प्लस 79, बहुत ज्यादा चार्ज है। एक्चुअली हुआ क्या? चार्ज बहुत ज्यादा है, प्लस 79। अब हुआ क्या? ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। हुआ क्या? इधर से अल्फा पार्टिकल आया, ये आ रहा है इधर से थोड़ा सा दूर। अल्फा पार्टिकल, उस पे चार्ज क्या है? प्लस। अब इस पे चार्ज प्लस, पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से ये यहां से इधर को चला गया। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा दूर होता, यहां पे तो फिर इसने इधर को जाना था। अगर ये थोड़ा सा और दूर होता यहां पे तो फिर इसने सीधा उधर जाना था। इसका मतलब है अगर ये थोड़ा सा करीब हुआ, कौन? अल्फा पार्टिकल। जब करीब हुआ इसके रिपल्शन की वजह से इधर हो गया, और करीब हुआ और ये दूर। यानी जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब होगा उतना एंगुलर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होता जाएगा। ये सम अब अगली एक तो बात ये आ गई, ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है, ये वाले डिफ्लेक्शन, समवट डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल रिपल्शन की वजह से ये इधर को गया, ये वाला इधर को गया, ये वाली जो डिफ्लेक्शन है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। असल बात काम की, और वो क्या है? कुछ अल्फा पार्टिकल गए सीधा इससे टकराए और टकरा के वापस आए। क्या ये भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से? नो। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि एटम के दरमियान में कोई मैसिव पार्टिकल, भारी, जिससे टकरा के ये वापस आ गया। ये जो बाउंस बैक है ना, बाउंस बैक हो जाना, ये जो मैंने कहा बाउंस बैक या डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई मैसिव पार्टिकल है जिससे टकरा के ये वापस आ गया। तीन बातें होगी, बहुत खूबसूरत बात। तीन बातें। पहली बात, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अगर पास कर जाते हैं तो इसका मानी क्या है? साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व, उसने कहा कि ज्यादातर जो हिस्सा है एटम का वो एम्प्टी है। अच्छा, वो जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, ये इधर को जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, लार्ज एंगल पे, वो क्या बताता है? वो बताता है कि वो जो न्यूक्लियस है ना, जो एटम का दरमियानी हिस्सा है, वो दरमियानी जो हिस्सा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये बताते हैं पॉजिटिव चार्ज। और तीसरी बात, वो चंद एक अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक हुए, ये क्या बताता है? ये बताता है कि एटम के सेंटर में कोई मैसिव पार्टिकल है, भारी है, उससे टकरा के ये वापस आए। मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं। कैलकुलेशन ये है, अगर आप 8000 अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर थ्रो करेंगे, 8000, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल या तो डिफरेंट एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जाएगा या वो बाउंस बैक हो जाएगा। 8000 में से एक, बाकी 7999 इसमें से सीधे गुजर जाएंगे। इतने ज्यादा गुजर जाएंगे, इसका मतलब है
लार्ज स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरी बात, सम मैसिव ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिससे बाउंस बैक होकर गया है, ये बाउंस बैक वाला। अच्छा, ये मैसिव, इसको उन्होंने न्यूक्लियॉन्स कहा। न्यूक्लियॉन यानी ये तो मैं कहूंगा ना, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये छोटा सा ना एक लफ्ज न्यूक्लियॉन्स। उसने क्या कहा? उसने कहा ऑल पार्टिकल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे पार्टिकल दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और उन पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन के अलावा है, मैंने नाम क्या दिया? अभी ऊपर लिखा है न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड क्या कहता है? कहता है जी इलेक्ट्रॉन जो है वो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस तमाम पार्टिकल्स न्यूक्लियस में है सवाए इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन को हम ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल भी कहते हैं, यानी ये न्यूक्लियस के अलावा है। और एक अहम तरीन नुकता और वह क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी स्टेशनरी। ये अहम तरीन बात है रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन साकन नहीं है, एट रेस्ट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं, मुसलसल रिवॉल्व। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक मैं नुकता आपको बताता चलूं, मेरे बच्चे, बार बार मैं बोलूंगा आगे चल के, बार बार, ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना, इट बेस ऑन, ये मेरी बात को नोट करना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ना, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल ये अहम तरीन मेरी डिस्कशन का सबसे अहम नुकता, इट बेस्ड ऑन, इसकी बुनियाद किस पे रखी गई? इसकी बुनियाद रखी गई है लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, और लॉ ऑफ ग्रेविटी। इन सारी कैलकुलेशन रदरफोर्ड और उसके जो साथी हैं, वो सारी कैलकुलेशन लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी की बुनियाद पर, सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल वर्क इसमें जितना भी हुआ, उसमें इन लॉज को बुनियाद बनाया गया। अच्छा, पास्टुलेट्स क्या थी? मैंने बताया मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इट्स ओके। मैसिव पार्ट वो, फिर ये तमाम पार्टिकल सवाए इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं, और उन तमाम पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में दो, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द तकसीम है मुख्तलिफ शेल्स में, और दूसरी बात इट कुड नॉट बी, ये शेल लफ्ज, ऑर्बिट लफ्ज, ये तो रदरफोर्ड ने यूज नहीं किया, ये तो मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट बी स्पेशली, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंटिन्यूअसली मूव करते, कंटिन्यूअसली। और एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटम में 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। एटम के अंदर जितना भी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने बाहर इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, इसका मतलब है एज ए होल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये वो 5 पॉइंट्स थे जिनको हम पास्टुलेट्स कहते हैं। पास्टुलेट मैं थोड़ी सी आपको बात बताता चलूं। अब मैं जो बात करूंगा ना, वो रदरफोर्ड से हटके है। वो कहता है कि एटम के अंदर ना न्यूक्लियस बहुत थोड़ी जगह घेरता है, बहुत थोड़ी जगह। कितनी थोड़ी? कहते हैं कि अगर आप एक फुटबॉल ले लो ना, फुटबॉल उसको यहां रख दो, यहां पे, और इसके यहां पे रखा है ना, उसके अब चारों तरफ 15 किलोमीटर का लंबा सा दायरा बना रहे, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर का जब आप सर्कल बनाएंगे तो वो सारे का सारा एटम है, और जितनी जगह फुटबॉल ने ऑक्युपाई की है उतनी जगह उसमें से न्यूक्लियस। अब खुद अंदाजा लगा लो कि 15 किलोमीटर का सर्कल वो कितनी ज्यादा जगह होगी, और उसमें से सिर्फ थोड़ी सी जगह, कितनी सी, जितना फुटबॉल है। अगर ये बात समझ नहीं आई तो यूं समझ लो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, वो जिस स्टेडियम में हुआ, वो स्टेडियम एक ह्यूज स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है।
वो एक ह्यूज स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। अगर आप इस ह्यूज, वेरी लार्ज फुटबॉल स्टेडियम, उसके बिल्कुल सेंटर में मटर का एक दाना रख दे, मटर का एक दाना, तो पूरा स्टेडियम जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, दैट इज द स्पेस ऑफ एटम। और उसके अंदर जो मटर का दाना है ना, जितनी वो जगह घेरेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि मटर का दाना, पी मटर का दाना कितनी जगह घेरता है, और पूरे का पूरा स्टेडियम वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो जिस तरह 15 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में फुटबॉल जगह घेरता है, जिस तरह बहुत बड़े स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में मटर का दाना जगह घेरता है, उतनी एटम के अंदर न्यूक्लियस स्पेस ऑक्युपाई करता है। मैं वैल्यूज भी आपको बता दूं, अगर मैं पूरे एटम का साइज आपको कहूं कि एटम का साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है, बहुत थोड़ा है, तो इसमें जो न्यूक्लियस का साइज होगा ना, ये वाला, इट विल बी 10⁻⁻15 मीटर। ये उससे बहुत बहुत छोटा साइज। स्टूडेंट, ये मैंने सारी बातें आपको समझा दी। अच्छा, आगे आ जाए, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको हमने एक और भी बात, इसको वो प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहता है, प्लैनेट की तरह। हम प्लैनेट बड़ा क्या होता है, प्लैनेट में क्या होता है, सन, सूरज के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कहता है बिल्कुल इसी तरह। न्यूक्लियस जस्ट लाइक सन, और न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जमीन सन के गिर्द, मार्स सन के गिर्द, नेपच्यून सन के गिर्द, जस्ट लाइक दिस सोलर सिस्टम, हमारा जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल, इससे भी तशबीह दी जाती है। स्टूडेंट, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव तो है ना, बहुत बड़ा आगाज तो हुआ ना। क्या डिफेक्ट्स है? लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। मैंने क्या कहा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल कैलकुलेशन, सारी की सारी कैलकुलेशन वो लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी पे करता है, रदरफोर्ड और उसके साथी। लेकिन फड्डा वाला क्या है, ये जो लॉज ऑफ, ये फड्डा सुनना क्या है कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है बेटा जी, लॉज ऑफ मोशन, मैं लॉज इसलिए लिखता हूं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो 3 लॉज थे, आपने मोशन क्या पढ़े, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और साथ ही साथ ना लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये जो लॉज है ना, दे आर एप्लीकेबल ऑन न्यूट्रल बॉडीज। ये न्यूट्रल बॉडीज पर, एक ये बॉल है, ये बॉल मूव कर रहा है, एक ये कार है, ये कार मूव कर रही है, जमीन के सूरज के गिर्द जमीन मूव कर रही है, जमीन के गिर्द जो है मून, चांद, वो मूव कर रहा है। ऑल दीज आर न्यूट्रल बॉडीज, और उन पे ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं। दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज बॉडीज। ये न्यूक्लियस, एटम में तो न्यूक्लियस है ना जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके गिर्द तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। और ये चार्ज पार्टिकल्स पर लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन जिन लॉज की बुनियाद पे होती है, वो लॉज एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई नहीं होती। लो, पहली बात ही गलत होगी, बुनियाद ही सिरे से गलत। दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक बात याद रखना, एटम इज अ स्टेबल पार्टिकल। अगर एटम अनस्टेबल होता तो कायनात की हर एक चीज, हर एक मैटर एटम से बना है, हर एक चीज मिनटों में फना हो जाती। मिनट भी बड़ा ऊंचा कह दिया, सेकंड्स में फना हो जाती। ये हर एक चीज जो कायम है ना, दैट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम इज अ स्टेबल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इट डज नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये मेरा सेंटेंस ले लो, याद कर लो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। हम कहते हैं जी कैसे एक्सप्लेन नहीं करता, क्या इसमें क्या फॉल्ट है जो एक्सप्लेन। देखो रदरफोर्ड क्या कहता है, रदरफोर्ड कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इट्स ओके, तो इसमें गलत क्या है? अराउंड द न्यूक्लियस, तो ठीक है, ये मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। हाँ, हमें भी पता है रिवॉल्व करते हैं। अगली बात, जब ये न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल रिवॉल्व करते हैं तो न्यूक्लियस वो लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह, अब अट्रैक्शन की वजह से ये मुसलसल पर एनर्जी भी एमिट करते होंगे। अगर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी अप्लाई करना है, तो जिसकी बेस पे वो सारी बात करता है, वो कहता है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मुसलसल, हम कहते हैं जी अगर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, दे कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी, तो वो मुसलसल एनर्जी एमिट करेंगे। और जब कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करते जाएंगे, खारिज करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम से कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरेगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरेगा, एटम तबाह। अब उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक तो फिर हर एक एटम को तबाह होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ देर पहले क्या कहा कि एटम इज अ स्टेबल पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी। मैंने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट्स ओके, और ये कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी एंड एमिट एनर्जी। अच्छा, ये देखो ना, ये देखो मैं इसी को देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो इसका रेडियस छोटा होता जाएगा। अगर मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, मुसलसल, तो अगर मुसलसल एनर्जी खारिज करता जाएगा तो इसका रेडियस छोटे से छोटा, स्प्रिंग की तरह, और मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, ये ला कहता है, ये ला। अच्छा, अब अगर इस तरह करता जाएगा तो फिर तो साजर रेडियस छोटे से छोटा, और एक वक्त आएगा ये किस में जा गिरेगा? न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस में गिरेगा तो ये सारे का सारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, अनस्टेबिलिटी होगी। लेकिन एटम इज अ स्टेबल पार्टिकल। एक और यही बात, हम ना आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम। बेटा जी, स्पेक्ट्रम में मैं क्या कहता हूं, अगर कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट हो रही हो, कंटिन्यूअस मुसलसल, और इस एमिटेड एनर्जी को मैं स्पेक्ट्रम में से गुजारूं, तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी कंटिन्यूअस। इसका मतलब है, अगर मैं रदरफोर्ड की बात को मान लूं, ये इधर भी मैंने नेगेट किया, लेकिन चलें कुछ देर के लिए फिर मैं मान लेता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है और जिसकी वजह से मुसलसल एनर्जी एमिट करता है। अगर वो मुसलसल एनर्जी एमिट करे तो फिर क्या होना चाहिए? एटम का जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। एटम शुड हैव द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट विल बी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हकीकत क्या है? एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता, एटम का स्पेक्ट्रम लाइन होता है, लाइन। अब ये कंटिन्यूअस और लाइन में डिफरेंस क्या है, ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर मुसलसल एनर्जी एमिट हो, कंटिन्यूअस, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जंप किया, फिर वहां से नीचे आया, अगर इस तरह वो जंप करे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो फिर जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है, एटम का स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये तीन वो बातें हैं। लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस करता है, लेकिन ये लॉज न्यूट्रल पार्टिकल्स पर तो अप्लाई होते हैं, चार्ज पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड के मुताबिक अगर एटम कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करे, एनर्जी एमिट करे, उसका रेडियस कम से कम होना चाहिए, और एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरेगा। यूं एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एटम इज अ स्टेबल पार्टिकल। और तीसरी बात, लाइन स्पेक्ट्रम, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करे तो एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है? लाइन। ये तीनों बातें क्या बताती है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेबल। रदरफोर्ड के बाद एक इसका स्टूडेंट ही था, नील बोहर। उसने अपने टीचर के इस एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट है, खासतौर पर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाला, इसको रेक्टिफाई, दुरुस्त करने की कोशिश की, और इसके बाद फिर उसने एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। और अगला हमारा लेक्चर भी इस पे होगा।